हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक, ये जो सभी मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, स्किनर, है ना। तो इसके हम जो है इनकी थ्योरी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स से आपके जो है हर टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने पावलोव के बारे में पढ़ा था, तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। थॉर्नडाइक जो थे ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, तो इसमें इन्होंने एक बॉक्स का यूज़ किया था जिसमें जो बिल्ली थी वो अंदर थी और उनके सामने एक स्टिमुलस रखा था। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ब्रेड या जो भी आप उसके सामने प्रस्तुत करते हो वो आपका स्टिमुलस होता है। तो थॉर्नडाइक ने उसके सामने जो है ये मछली रखी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कैट बैठी हुई है और यहाँ पर स्टिमुलस रखी हुई है, क्या? मछली। तो थॉर्नडाइक का ये समस्या बॉक्स है। तो इस थ्योरी में इन्होंने इस तरह से बताया था कि भी इन्होंने एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया है और पिंजरे का जो दरवाज़ा है ना, ये वाला यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है, ये जो चिटकनी है उसको दबाने से खुलता था, ठीक है। तो दूध को पिंजरे के बाहर रखा गया, ठीक है, यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो रखा गया तो जो भूखी बिल्ली थी वो मतलब क्या कर रही थी? स्टिमुलस को लेने के लिए, है ना, वो बार बार हाथ पैर मार रही थी, है ना, कि मुझे बाहर जाना है किसी भी तरीके से। तो दूध को पिंजरे के बाहर रखा गया, जो भूखी बिल्ली हेतु उद्दीपन का कार्य करता है। यानी जो भी उसके सामने आता है, जो भी उसके सामने रखा गया है, तो वो उद्दीपक होता है, वो स्टिमुलस होता है। तो इस उद्दीपक के कारण बिल्ली क्या कर रही थी? बार बार रिएक्शन कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी और वो बार बार बाहर जाने का प्रयास कर रही थी, है ना। वो बार बार प्रयास कर रही थी, ठीक है। मतलब फिर एक बार क्या हुआ, गलती से जो है उसका पैर मतलब चिटकनी पर पड़ जाता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है, उसका दरवाज़ा, और फिर वो बिल्ली बाहर आ जाती है और दूध पी लेती है। तो फिर बिल्ली को अंदर रखा गया। फिर बिल्ली ने क्या किया? बार बार मतलब उस क्रिया पर बार बार दोहराया गया, ठीक है। तो फिर उसने पैर रखा, गलती से पैर रखा गया, फिर वो बाहर आ गई, तो फिर बिल्ली को अंदर डाला गया। तो मतलब एक टाइम ऐसा हुआ कि वो बिना गलती करते ही मतलब अंदर वो सीख गई कि किस तरह से उसको भोजन को प्राप्त करना है जो भी उसके सामने है। तो वो अंदर गई और उसने क्या किया? एकदम चिटकनी पर पैर मारा और फिर वो एकदम से बाहर आ गई, है ना। तो मतलब बार बार प्रयास करके जो है अपनी भूल के द्वारा बिल्ली ने जो है दरवाजे को खोलना वो सीख लिया है। सो दैट्स वाई इस थ्योरी का नाम पड़ा है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, है ना। कि बार बार वो प्रैक्टिस करती रही और एक टाइम ऐसा हुआ कि बिना गलती किए वो जो है उसमें सफल हो गई, ठीक है। तो इस थ्योरी में इन्होंने इस तरह से बताया था, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है एसआर सिद्धांत भी कहलाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस, एस मतलब स्टिमुलस, आर से है रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है संबंधवाद के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक क्या है आपका? एस, यानी स्टिमुलस, अनुक्रिया मतलब रिएक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्स करना। प्राणी के ऊपर प्रभाव पड़ता है स्टिमुलस का, जैसा आपका स्टिमुलस आपके सामने होगा वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा और उसके अनुसार ही प्राणी जो है कार्य करता है, रिएक्शन देता है, ठीक है डियर। थॉर्नडाइक का मूलभूत सिद्धांत जो है कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया है, थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत कहलाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखने हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था, यानी उसके जो सामने था वो स्टिमुलस जो था वो था भोजन, ठीक है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी कार्य को बार बार करेंगे, दोहराएंगे, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया, यानी समझ पर यह बल नहीं दिया गया, क्योंकि ये प्रयास पर बेस्ड था,
प्रयत्न पर बेस्ड था, प्रैक्टिस पर बेस्ड था। ठीक है। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? वैसे तो 8 नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम। मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। कितने नियम बताए हैं इन्होंने? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। एक बालक ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो ये है संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। सुखदायक प्रभाव यह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो ये प्रभाव का नियम कहलाता है कि जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो इससे रिलेशन जो है अच्छे होते हैं। अगर दुखदायक प्रभाव होता है, अगर नेगेटिव वाइब्स आती हैं किसी से तो वीक होते हैं रिलेशन। तो ये कौन सा नियम होगा? प्रभाव का नियम। एसआर संबंध पाए जाते हैं तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। स्टिमुलर रिस्पॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान रहते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। एस प्रकार का अनुबंधन होता है, यानी एस स्टिमुलस जो है किस प्रकार का अनुबंधन होता है? बॉन्ड क्रियाशील अनुबंधन यानी एक्टिव अनुबंधन। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अभ्यास के नियम पर बेस्ड है। क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से असंतोष होता है। कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, अगर अनसक्सेस हो जाते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये किसको इंगित करता है? तो ये प्रभाव के नियम को इंगित करता है। एसआर संबंध पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, और ये मैंने आपको बता दिया है आर और आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। एस प्रकार अनुबंधन क्या होता है? तो ये क्रियाशील अनुबंधन होता है। ठीक है, ये थॉर्नडाइक से रिलेटेड पॉइंट्स से। अब आगे हम पढ़ते हैं स्किनर से। स्किनर जो थे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर का पहला प्रयोग था चूहों पर, और इन्होंने कबूतर पर भी जो है इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने जो प्रयोग किया था, इस बॉक्स का नाम था स्किनर का बॉक्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं स्किनर का चूहे पर प्रयोग। तो यहाँ पर जो है चूहा है, ये भोजन रखा हुआ है और ये लीवर है। ठीक है, तो उन्होंने कैसे किया था? स्किनर ने एक संदूक बनवाया जिसमें खटका लगा था, यानी ठीक है, मतलब वो खटक से वो बाहर खुल जाता था। तो क्रिया के दौरान लीवर पर पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी, वह चूहे को भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। मतलब अगर वो एक्टिविटी कर रहा था, ठीक है, तो चूहे का पैर जो है वो उस लीवर पर पड़ता था। वो उछलता कूदता है तो उसका पैर लीवर पर पड़ता है, तो खट की आवाज़ से चूहे को भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। तो यहाँ जो भोजन है वो चूहे के लिए पुनर्बलन है, यानी रीफोर्समेंट है। ठीक है, रीफोर्समेंट है। तो भूखा होने पर चूहा क्या करता है? चालित होता है, मतलब भूखा हो रहा है चूहा और वो उछल कूद कर रहा है, तो लीवर दबाकर जो है वो भोजन प्राप्त कर लेता है। तो उसी चूहे के साथ यदि ये प्रयोग जो है दोबारा किया गया है ना, दोबारा किया गया तो फिर लीवर दबाने की जो प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर दबाने की क्रिया जो है बार बार करने से चूहे के लिए आसान हो गई है ना। क्योंकि पहले तो वो उछल कूद रहा था, तो फिर एकदम से क्या हुआ, मतलब वो ईजी हो गया एकदम, तो वो दबा रहा है उसको। तो लीवर दबाने का संबंध किसी और क्रिया के साथ नहीं किया जा सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लीवर जो दबाना है वो किसी के थ्रू दबाना है, डायरेक्ट उसको लीवर के ऊपर पैर रखना है तभी उसको भोजन मिल जाएगा, है ना। तो इस क्रिया के उपरांत बल प्रदान करने वाला जो उद्दीपक मिलता है तो क्रिया की गति व शक्ति बढ़ जाती है। यानी क्रिया के दौरान उसको जो फोर्स मिलता है ना, तो मतलब फोर्स प्रदान करने वाला जो स्टिमुलस जब उसको मिलता है ना, तब उसकी जो पावर है वो और बढ़ जाती है, उसकी स्पीड जो है वो और बढ़ जाती है। कि मैं देखो, थॉर्नडाइक के नियम में तो था कि सामने ही स्टिमुलस रखा था, वो उसको देखकर जो है उत्तेजित हो रहा था, लेकिन इसमें स्किनर के में क्या था कि भाई वो लीवर जब दबाएगा तभी उसको भोजन मिलेगा, है ना। तो उसकी और लालसा बढ़ गई कि मुझे और एक बार और करना है, एक बार और करना है, मुझे तभी भोजन मिलेगा,
है ना, उसके सामने तो वो नहीं था, लीवर दबाने से ही उसको भोजन मिला, तो उसमें उसकी जो पावर है वो और बढ़ गई। ठीक है, तो द्वितीय प्रयोग इन्होंने किया था कबूतर पर। ठीक है, और स्किनर का जो सिद्धांत है, जिसको हम सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, एक है क्रिया प्रसूत, एक है उद्दीपन प्रसूत। ठीक है, क्रिया प्रसूत का संबंध जो है वो किससे है, उत्तेजना से, मतलब उत्तेजित होना। ठीक है, और उद्दीपन प्रसूत का संबंध है वो है उद्दीपन से। ठीक है, उद्दीपन से है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, जस्ट अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर चूहा के अतिरिक्त किस पक्षी पर प्रयोग किए थे, बीएफ स्किनर ने, इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पर। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है स्किनर ने, और स्किनर ने कार्यात्मक अनुबंधन के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। पुनर्बलन का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो स्किनर ने दिया है। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा में से किसने विकसित की है, तो ये भी स्किनर ने की है। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसकी देन माना जाता है, स्किनर की। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। ठीक है, ये दो नाम हैं, तो इसमें भूलना नहीं है कि कभी आप इसमें कुछ और टिक कर दो, आप समझो ना कि भाई स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ही दिया है। तो नैमित्तिक अनुबंधन भी जो है ये क्रिया प्रसूत का नाम है, तो ये स्किनर ने दिया है। ठीक है, आगे जो है, हाँ जी, आगे हम पढ़ते हैं कोहलर के बारे में। देखिए कोहलर जो थे ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मनी के तो मनोवैज्ञानिक थे ही, और ये ना गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, कोहलर ने प्रयोग किया था 1916 में, और इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं, वर्दाइमर माने जाते हैं, मैक्स वर्दाइमर। कोहलर निवासी थे जर्मनी के, प्रयोग किया था इन्होंने वनमानुष पर, सुल्तान नामक शिंपैंजी पर। तो पहला प्रयोग था ये, और दूसरा था ये, जिस तरह से वो एक लकड़ी को, एक स्टिक्स को दूसरी स्टिक्स से जोड़ रहा है। तो देखो कोहलर का वनमानुष पर प्रयोग किया गया था, और मैंने इसके ऊपर भी पहले डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इनके सिद्धांत को कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या हम जिसको कहते हैं क्या, इंसाइट ऑफ थ्योरी। ठीक है डियर, तो देखिए क्या होता है ना, कोहलर ने चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, पिंजरे में बंद कर दिया, केले को पिंजरे के बाहर रख दिया। तो सुल्तान, मतलब वो सुल्तान जो है था वो ना उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो दो छड़े पिंजरे में रख दी। तो उसने दो छड़े जो है पिंजरे में रख दी, तो छड़ एक दूसरे में बैठकर एक बड़ी छड़ी बन जाती है। ठीक है, तो सुल्तान ने पहले एक छड़ी से केले को खींचने का प्रयास किया। पहले सुल्तान ने क्या किया, एक छड़ी से, मतलब यहाँ पर जो है सुल्तान देखो केले को प्राप्त कर रहा है, मतलब एक छड़ी से। ठीक है, तो मतलब वो असफल रहा। फिर सुल्तान ने क्या किया, दोनों छड़ी से खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते क्या हुआ, उसकी जो दोनों छड़ें थी ना वो आपस में जुड़ गई। ठीक है, तो जिससे छड़ी लंबी हो गई, तो जिससे सुल्तान ने केले को अपनी ओर खींच लिया और केला खा लिया। ठीक है, मतलब पहले क्या किया, उसने पूरी परिस्थिति को समझा, पूरी सिचुएशन को समझा, फिर प्रयास और त्रुटि द्वारा, यानी प्रयास करके और गलती करके छड़ की लंबाई और केलों को दूरी में संबंध स्थापित कर लिया कि भाई छड़ की कितनी लंबाई होनी चाहिए और केलों की दूरी जो है वो कितनी है। तो पूरा एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, संबंध बना लिया। फिर मतलब ओवरऑल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ द्वारा केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये थी इनकी थ्योरी। समझ आ गया ना डियर आपको। तो ये थी सूझ का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो कोहलर ने किस नाम के बंदर पर अधिक प्रयोग किया, तो सुल्तान नामक बंदर पर। ठीक है, कोहलर को और किस नाम से जाना जाता है, उल्फगंग कोहलर। ठीक है, कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का विचार आधारित है गेस्टाल्टवादी विचारों पर। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है कोहलर ने।
सूझ का आधार है तो वो है इमेजिनेशन। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोहलर ने। चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किया था कोहलर ने। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सूझबूझ का सिद्धांत या इनसाइट ऑफ थ्योरी, जिसको हम कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो ये है गेस्टाल्ट वादियों की। क्लियर? अगला जो पॉइंट है, अंतर्दृष्टि कैसी होती है? तो ये आकस्मिक होती है। अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। तो ये डेफिनेशन दी है गुड ने। गेस्टाल्टवादियों ने पारिस्थितिकी के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो ये कहा है अंतर्दृष्टि। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हल का सिद्धांत। तो हल ने प्रबलन का सिद्धांत भी दिया था, CL हल। ठीक है, सबलीकरण सिद्धांत दिया है CL हल ने। और हल का जो सिद्धांत है मोस्टली थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। अब आगे है कर्ट लेविन फील्ड जो डेफिनेशन दी है ना। कर्ट लेविन जो थे ये भी जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, और कर्ट लेविन का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्षेत्र का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि बच्चा जिस माहौल में होगा वैसा ही उस पर बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टॉलमैन का सिद्धांत था चिन्ह अधिगम सिद्धांत, यानी साइन के थ्रू बच्चों को सिखाना। ठीक है, चिन्ह के द्वारा सिखाना। ओके, तो ये जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक, कोहलर, पैवलोव या वुडवर्थ। ये पेपर 1 में आया था 19 दिसंबर 2016 में। तो सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया है वो कोहलर ने दिया है ना। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, तो बी आंसर सही है। अगला जो है डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पैवलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। तो पैवलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्तों पर, है ना। आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो देखिए, तत्परता का नियम तो है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, लेकिन तनाव का नियम नहीं है। बी आंसर यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपने अच्छे से पढ़ा है और अभी जस्ट मैंने आपको इसकी थ्योरी भी समझाई है, पॉइंट्स भी आपको क्लियर किए हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया है स्किनर ने। बी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। अगला है पैवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत? तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, अगला जो है, आप ना डिस्क्रिप्शन को अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम सोपान कौन सा है बॉन्ड की प्रक्रिया में? तो ये होता है उत्तेजना। ठीक है, ए आंसर यहां पर हमारा राइट है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? आंसर राइट हो जाएगा यहां पर तत्परता से। ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें सबसे पहले तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा, प्रिपेयर रहना होगा। क्लियर? अगला जो है, हाँ जी, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत? तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो किसके आधार पर किया है थॉर्नडाइक ने? चिंतन और कल्पना के आधार पर। ठीक है, डी आंसर सही है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक। आप ना डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो,
ठीक है। साहचर्य के नियम हैं, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, या ये सभी। तो क्या आंसर सही होगा? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा तीनों ही, ठीक है। समानता का नियम भी है, वैषम्य का नियम भी है और समीपता का नियम भी है। डी आंसर यहाँ पर राइट है। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, पैवलोव, स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक। तो प्रभाव का नियम किसने दिया है, और ये मुख्य नियम है सीखने का, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, प्रभाव का नियम, ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए आंसर, व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी थे थॉर्नडाइक। अगला जो है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर्स को देख लीजिए। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर जी कारक, यानी जर्नल फैक्टर, है ना। ब्रिटेन के थे ये स्पीयरमैन। वी तत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है। तो आंसर सही है बी आंसर। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा दिया गया, है ना। आप सभी को पता है ना, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 18 में बी आंसर, स्किनर। इनकी पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। उसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और ये सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है कि इसके अनुसार कि एक ही क्रिया को बार बार करने से मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, और इसी प्रकार भाषा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। क्लियर? अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। और इनकी जो स्टेजेस थी, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, 3 इन्होंने स्टेजेस बताई थी। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर सही होगा? हाँ जी, तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर 21 में ए आंसर बिल्कुल सही है, पूर्व परंपरागत स्तर। ए आंसर यहाँ पर सही है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है कोहलर ने, और वन मानुषों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जो है जर्मन मनोविज्ञानी वुल्फगंग कोहलर को जाता है, और जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ ओपस में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था 1916 में, प्रस्तुत किया था 1925 में, ठीक है। सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर करते हैं। इनके अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। बी आंसर सही है। तो अगला जो क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन से हैं गेस्टाल्टवादी जो थे वो थे कोहलर। ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्होंने दी है, तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने, और ये जो थे ये गेस्टाल्टवादी ही थे। लेविन एक गेस्टाल्टवादी थे। ओके, तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता? आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 25 में ए आंसर अधिगम। ठीक है, लर्निंग जिसको कहते हैं। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा, और पॉइंट्स आपको कैसे लगे हैं वो भी आप बताइएगा। तो ये हमारा जो 4th टॉपिक था वो कब हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।